गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर शिल्पी जायसवाल। आज हम लोग बात करेंगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी या सामाजिक समझौता या सामाजिक संविदा का सिद्धांत। ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है बेसिकली इसे हॉब्स लॉक रूसो ने दिया है और हम उन्हीं के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं। पर यहाँ पर हम लोग यही सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को थोड़ा सा विस्तृत रूप में समझने का एक प्रयास करेंगे। अगर हम इसकी पृष्ठभूमि देखें तो जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है वो पूर्णतः कल्पना पर आश्रित है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति आदिमकालीन व्यक्तियों के बीच समझौते का परिणाम है, अर्थात राज्य की उत्पत्ति आवश्यकता के अनुसार हुई है और जानबूझ के हुई है ताकि उस समय जो प्राकृतिक अवस्था में जो पीड़ित और संघर्षशील व्यक्ति थे उनका विकास हो सके और उनके बीच में जो झगड़े हैं वो खत्म हो सके। ये सिद्धांत काफ़ी पुराना है। अगर हम इतिहास देखें तो भारत के संदर्भ में देखा जाए तो महाभारत के शांति पर्व और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी इसका उल्लेख है। किंतु इस सिद्धांत का जो व्यापक स्वरूप जो है वो 16वीं और 17वीं शताब्दी में देखने को मिलता है। इस सिद्धांत की सबसे विस्तृत व्याख्या हॉब्स, लॉक और रूसो के चिंतन में देखने को मिलता है। सामाजिक समझौते की नैतिक आधार पर व्याख्या जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट और 20वीं सदी में जॉन रॉल्स के चिंतन में दिखाई पड़ती है। कांट ने मूल समझौता ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट और रॉल्स ने मूल स्थिति ओरिजिनल पोजीशन की महत्वपूर्ण व्याख्या की है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी अथवा जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत जिसे कि हॉब्स लॉक रूसो ने दिया है वो किस तरीके से है। हॉब्स लॉक रूसो तीनों ये मानते हैं कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है वो 3 चरणों से होकर गुजरती है। पहला है द स्टेट ऑफ नेचर एंड नेचुरल लॉ, प्राकृतिक अवस्था और प्राकृतिक कानून। दूसरा है नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, संविदा का स्वरूप। और तीसरा है सॉवरेनिटी अर्थात संप्रभुता। तो यहाँ पर तीनों ये कहते हैं कि कुछ प्राकृतिक अवस्था थी और उस प्राकृतिक अवस्था में कुछ प्राकृतिक कानून भी थे, परंतु कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आई जब लोगों ने एक समझौता किया, एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि हाँ हमें एक सॉवरन या संप्रभुता अर्थात हम लोगों के ऊपर एक गवर्न करने हेतु एक संस्था चाहिए, अर्थात सरकार हम यहाँ पर कह सकते हैं। तो हॉब्स के अनुसार अगर हम देखें, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि थॉमस हॉब्स ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को किस तरीके से वर्णित किया है। तो हॉब्स कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था बहुत ही दयनीय थी। वो अपने पुस्तक लेवियाथन में लिखते हैं कि मनुष्य का जो जीवन था वो एकाकी, दरिद्र, गंदा, बर्बर और क्षणिक था। प्रत्येक व्यक्ति दूसरे का दुश्मन था। प्रत्येक व्यक्ति सुख चाहता था और इस सुख की प्राप्ति के लिए वो दूसरों के अधिकार पर भी का भी हनन करता था। तो इस स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि वह जो स्थिति थी वहाँ पर एक नियम था कि जिसे मार सको मारो, जो कुछ छीन सको छीनो, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सरकार नहीं थी, कोई सॉवरेनिटी नहीं थी जो ऐसे लोगों को कंट्रोल में कर सके। तो ऐसे लोगों को कंट्रोल में करने के लिए यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट की बात की है थॉमस हॉब्स ने। थॉमस हॉब्स ये भी कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में कुछ प्राकृतिक कानून भी थे और थॉमस हॉब्स ने कुल 19 यानी 19 नेचुरल राइट्स 19 प्राकृतिक अधिकारों की भी बात करते हैं। और यहाँ पर वो कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीवन रक्षा का पूरी स्वतंत्रता है। इट्स मीन द लिबर्टी ईच मैन हैव टू प्रिजर्व हिज ओन लाइफ। तो यहाँ पर कोई भी संप्रभु नहीं है, कोई भी अथॉरिटी नहीं है जो ऐसे लोगों को कंट्रोल में कर सके। और जो यहाँ पर नियम था, जो यहाँ की जो सिचुएशन थी वो इतनी क्रिटिकल थी कि एक दूसरे के प्रति कोई भी नैतिकता नहीं थी। सभी इस चीज़ के लिए थे कि जो पावरफुल है वही सरवाइव कर सकता है। माइट इज़ राइट का यहाँ पर कॉन्सेप्ट चल रहा था। इसलिए थॉमस हॉब्स ने एक नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात की कि यहाँ पर एक संविदा होगा और इस संविदा के आधार पर
एक सॉवरेनिटी होगी जो कि लोगों को कंट्रोल में करेगी और सोसाइटी में एक पीसफुल इन्वायरमेंट या शांतिपूर्ण जो वातावरण है उसको स्थापित करेगी। तो यहाँ पर थॉमस हॉब्स कहते हैं कि यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और इस कॉन्ट्रैक्ट में हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कहता है कि मैं अपने सारे अधिकार इस अथॉरिटी को देता हूँ, लेकिन मेरे साथ साथ तुमको भी अपने सारे राइट्स उसको देने होंगे। और यहाँ पर वो जो सॉवरन होगा वो सबके राइट्स उसके पास आ जाएंगे। फिर वह सबको प्रोटेक्ट करने के लिए एक ऑथराइज इंस्टीट्यूट हो जाएगा जो सबको एक सिक्योरिटी देगा, एक पीसफुल इन्वायरमेंट को स्टैब्लिश करेगा। तो यहाँ पर थॉमस हॉब्स ये भी कहते हैं कि शासक इस कॉन्ट्रैक्ट में पार्टिसिपेट नहीं करता है, शासक स्वयं संविदा में भाग नहीं लेता है, वह केवल संविदा का परिणाम मात्र है, वह निरंकुश है। यहाँ पर एक बार अगर उसको प्राकृतिक अवस्था के जितने भी नागरिक हैं वो अपने शक्ति और अधिकार दे देते हैं तो वापस उससे नहीं ले सकते हैं। इस कारण जनता को विद्रोह करने का भी अधिकार नहीं रहता है। तो यहाँ पर हॉब्स ये भी कहते हैं कि यहाँ राज्य और सरकार के बीच में कोई अंतर नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट अगर आप डिनाई कर देते हैं, अगर प्राकृतिक अवस्था के लोग अगर उस संविदा को मानने से इनकार कर देते हैं तो इसका परिणाम ये होगा कि सरकार भी खत्म हो जाएगी, राज्य भी खत्म हो जाएगा और वापस दोबारा समाज में अराजकता फैल जाएगी। और यहाँ पर जो थॉमस हॉब्स हैं वह ये कहते हैं कि उनका जो संप्रभु होगा वह निरंकुश होगा, ताकि अभी प्राकृतिक अवस्था में जिस तरीके की स्थिति थी, जिस तरीके के लोग थे, उन सारे लोगों को कंट्रोल में करने के लिए आवश्यक है कि ऐसे लोगों को कंट्रोल में करने के लिए एक एब्सोल्यूट मोनार्की हो, संप्रभु एक निरंकुश संप्रभु हो। यहाँ पर नेचर ऑफ सॉवरेनिटी यानी कि संप्रभुता की प्रकृति को डील किया गया है कि हॉब्स कहते हैं कि संप्रभु कैसा होना चाहिए, एब्सोल्यूट यानी निरंकुश। लॉक और रूसो की जब चर्चा करेंगे तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, लेकिन लॉक जो है वो एक सीमित राजतंत्र या संवैधानिक सरकार की बात करता है और रूसो लोकप्रिय सरकार अथवा लोकतंत्र का समर्थन करता है। तो यहाँ पर जो हॉब्स है वो ये कहता है कि उसका जो शासक है वो सुप्रीम लॉ मेकर है, वही सर्वोच्च कानून बनाने वाला है। वह अपनी प्रजा के साथ कभी भी अन्याय नहीं कर सकता है क्योंकि वही उनका प्रतिनिधि है। वह अपने कार्यों के लिए किस जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं है बल्कि केवल ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है। यहाँ पर थॉमस हॉब्स का जो ये दावा है उस सिद्धांत से मिलता है जहाँ पर कहा जाता है कि राजा कभी कोई गलती कर ही नहीं सकता। तो यहाँ पर अब हम लोग जॉन लॉक की बात करेंगे कि जॉन लॉक का थॉमस हॉब्स से जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है वो कैसे है, क्या डिफरेंट है कि सेम है। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो जॉन लॉक है उन्होंने अपनी प्राकृतिक अवस्था जो है थॉमस हॉब्स से बिल्कुल अपोजिट रखी है, बिल्कुल विपरीत दिशा में उसका जा रहा है। जॉन लॉक कहते हैं कि उसका जो प्राकृतिक अवस्था है वो थॉमस हॉब्स की तरह नहीं है। ये अवस्था कैसी है? शांतिपूर्ण, सद्भावनापूर्ण, सभी व्यक्ति एक दूसरे की पारस्परिक सहायता करते हैं और यहाँ पर सुरक्षा है। यह स्वतंत्रता की अवस्था है, स्वच्छंदता की नहीं। इस अवस्था में सभी लोग प्राकृतिक कानूनों का पालन करते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि जब जॉन लॉक के प्राकृतिक अवस्था में सब कुछ अच्छा था, सारे लोग अच्छे थे, तो फिर उसने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की बात क्यों की? क्यों कहा कि एक कॉन्ट्रैक्ट होगा और उस कॉन्ट्रैक्ट के बाद एक संप्रभु जो है वो आएगा। तो यहाँ पर जॉन लॉक ये कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में ये आवश्यक नहीं है कि सभी व्यक्ति बहुत ही अच्छे हों, कुछ हठी व्यक्ति भी होते हैं जो दूसरों के लिए असुविधाएं उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पर कुछ शांति प्रिय लोगों को मजबूर होकर
कानून को अपने हाथ में लेना पड़ता है और यह जो अवस्था है वो सही नहीं है। तो यही प्राकृतिक अवस्था की एक बुराई है कि यहाँ पर कानून और न्याय की कोई सर्वमान्य पद्धति नहीं है। यहाँ पर जॉन लॉक ये कहते हैं कि ये जो प्राकृतिक अवस्था थी वह पूर्व राजनीतिक थी, लेकिन पूर्व नैतिक नहीं थी। मतलब यहाँ पर राजनीतिक अवस्था तो नहीं थी, राजनीतिक व्यवस्था नहीं थी, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो नैतिक थे। लेकिन कुछ लोगों को अगर छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर कुछ ऐसे लोग थे जो कि प्राकृतिक अवस्था में समस्या उत्पन्न करते थे। तो यहाँ पर जो प्राकृतिक अवस्था में जॉन लॉक है वो 3 प्रकार के प्राकृतिक कानूनों की भी बात करता है। उसके अनुसार 3 प्राकृतिक कानून जो कि प्रकृति द्वारा समाज के प्रत्येक व्यक्ति को मिले हैं। पहला है जीवन का अधिकार, दूसरा है संपत्ति का अधिकार और तीसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ पर अक्सर क्वेश्चन पूछता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि जॉन लॉक का कौन सा नेचुरल राइट्स है, तो इसमें यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जॉन लॉक ये कहता है कि कुछ लोग ऐसे हैं सोसाइटी में जो इन 3 नेचुरल राइट्स को और बेसिकली जो राइट टू प्रॉपर्टी है अर्थात जो संपत्ति का अधिकार है जो कि मनुष्य को बहुत प्रिय होता है, तो कुछ लोग एक दूसरे के अधिकार का हनन कर सकते हैं। तो इस स्थिति को दूर करने के लिए कि समाज में सभी के प्राकृतिक अधिकार सुरक्षित रहें, इसलिए जॉन लॉक ने कॉन्ट्रैक्ट की बात की कि एक संविदा होगा और उस संविदा के परिणाम स्वरूप एक संप्रभु होगी, एक सॉवरेनिटी होगी जो कि लोगों को प्रोटेक्ट करेगा और उनको सिक्योरिटी देगा। तो जॉन लॉक ये कहता है कि यहाँ पर स्टेट ऑफ नेचर था तो बहुत अच्छा, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से हमें एक कॉन्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत थी। पहला ये था कि एक कानून का अभाव था यहाँ पर, और दूसरा कि कोई न्यायाधीश नहीं थे कि अगर किन्हीं के बीच में अगर 2 पक्षों के बीच में झगड़ा हो रहा है तो उसको सुलझाया जा सके। और तीसरा था कि प्राकृतिक अधिकार तो मिले थे लेकिन उस प्राकृतिक अधिकार को क्रियान्वित करने के लिए कोई शक्ति नहीं थी, अर्थात यहाँ पर कोई ऐसी शक्ति नहीं थी जो लोगों को कंट्रोल में कर सके, दूसरे के अधिकार का हनन करने से रोक सके। इसीलिए जॉन लॉक जो है वो एक संविदा की बात करते हैं, और यहाँ पर जॉन लॉक जो है वो 2 तरीके की संविदा की बात करते हैं। यहाँ पे भी कंपटीशन में अक्सर ये क्वेश्चन पूछता है कि वो कौन सा सामाजिक समझौतावादी विचारक है जिसने 2 प्रकार के संविदाओं की बात की है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा जॉन लॉक। तो जॉन लॉक कहते हैं कि 2 तरीके का संविदा होगा, 2 तरीके का समझौता होगा। पहला समझौता जो होगा वो नागरिकों के बीच में होगा, यानी कि नागरिक जो है वो आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और उस कॉन्ट्रैक्ट के बाद एक नागरिक समाज की स्थापना होगी। अब इस नागरिक समाज की स्थापना के बाद एक दूसरा समझौता भी होगा और उस समझौते में क्या होगा कि एक तरफ पूरी जनता होगी और दूसरी तरफ शासक होगी, और यहाँ पर नागरिक और शासक के बीच में अर्थात संप्रभु के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। यहाँ पर जॉन लॉक ये कहते हैं कि नागरिक उस शासक के समक्ष एक शर्त रखेंगे कि आप जो है हमारे प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा करेंगे, अर्थात जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। और यदि आप इन अधिकारों को सुरक्षित न रख पाएंगे तो यहाँ पर जनता को ये अधिकार है कि उस सरकार को हटाकर कोई दूसरी सरकार को चुन ले। तो यहाँ पर जॉन लॉक अपने सिद्धांत को एक सीमित राजतंत्र का आधार बनाते हैं, क्योंकि जॉन लॉक जो है वह 1688 में हुई रक्तहीन क्रांति का समर्थन करते हैं, जहाँ पर आसानी से ब्रिटेन में मोनार्की से शासक सत्ता परिवर्तन होती है, और वह उस समय 1688 से पहले ब्रिटेन में राजतंत्र था जबकि प्रजातंत्र नहीं था, और 1688 में हुई रक्तहीन क्रांति के पश्चात वहाँ पर बिना रक्त बहे आसानी से सत्ता परिवर्तन होती है और वहाँ पर प्रजातंत्र की स्थापना होती है। तो इस घटना से जॉन लॉक बहुत
प्रभावित था और इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए वो यहाँ पर अपने कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है कि अगर जो नागरिकों ने संप्रभु से एक कॉन्ट्रैक्ट किया है और अगर जो संप्रभु है उनके अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाता है, अर्थात उनके 3 प्राकृतिक अधिकारों की, तो यहाँ पर जनता को ये पूरी स्वतंत्रता है कि वह उस शासक को हटाकर दूसरे को एज अ गवर्नमेंट इलेक्ट कर सके। तो यहाँ पर अगर कॉन्ट्रैक्ट अगर फेल होगा तो केवल सेकंड वाला यानी राजनीतिक जो समाज है वो फेल होगा, सिविल सोसाइटी वैसी की वैसी बनी रहेगी। तो वर्तमान समय में हम ये देख सकते हैं कि प्रजातंत्र में भी यही चीज़ है कि 5 साल के बाद सत्ता परिवर्तन तो होती है लेकिन उससे नागरिक समाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप अपना वोट किसी और को देकर दूसरे पार्टी को के लोगों को, पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर नागरिक समाज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस सत्ता का परिवर्तन हो जाता है। सेम यही चीज़ जॉन लॉक ने भी अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बताने की कोशिश की है। तो इसीलिए यहाँ पर जॉन लॉक ये कहते हैं कि मेरे जो संप्रभु है उसका नेचर कैसा होगा, सीमित राजतंत्र या संवैधानिक सरकार होगा। तो यहाँ पर जॉन लॉक ये कहते हैं कि मेरी जो सरकार है उसका यही कर्तव्य है कि वो प्राकृतिक अवस्था में जो प्राकृतिक कानून मिले हैं उनकी सुरक्षा करे और अगर नहीं कर पाता है तो उसको हटाया भी जा सकता है। अब हम लोग बात करते हैं कि रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में क्या बात की है। रूसो ने अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इनकी पुस्तक है, इसमें उन्होंने ये कहा है कि प्राकृतिक अवस्था जो है वो 2 भागों में बटी हुई है। वो कहते हैं कि फर्स्ट फेज एंड सेकंड फेज, यानी कि इनकी प्राकृतिक अवस्था किस तरीके की है कि पहले जो है कि सभी जो मनुष्य हैं वह जो है बहुत शांति प्रिय रहते हैं, यानी जैसा कि लॉक ने वर्णित किया है, शांति प्रिय थे और वहाँ पर सभी एक दूसरे की सहायता करते थे। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन हुई कि वो सारे नागरिक जो हैं वो हॉब्स के प्राकृतिक अवस्था के मनुष्यों की भांति हो गए। तो ऐसा क्या, यानी कि मनुष्य स्वार्थी हो गया और माइट इज़ राइट का कॉन्सेप्ट आ गया, यानी कि जो पावरफुल है वही सरवाइव कर सकता है, जो शक्तिशाली है वही उसी का वर्चस्व रह सकता है और शक्तिशाली जो है वो कमज़ोर को हटाकर अपना वर्चस्व स्थापित कर लेता है। तो ऐसा क्या रीज़न था कि रूसो के स्टेट ऑफ नेचर या प्राकृतिक अवस्था में जो पहले जो व्यक्ति था वो लॉक की तरह था, बिल्कुल दयालु, लेकिन ऐसा क्या कारण हुआ कि वो हॉब्स के प्राकृतिक अवस्था के मनुष्य की तरह हो गया। तो यहाँ पर रूसो कहते हैं संपत्ति का प्रादुर्भाव, यानी कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो कॉन्सेप्ट आया उसने मनुष्य की का जो नेचर है वो बिल्कुल चेंज कर दिया। और जब संपत्ति की बात हुई तो संपत्ति को लोगों ने अपने अधिकार में करना चाहा। फिर धीरे धीरे ये जो है कि हर कोई ये चाहने लगा कि वो अधिक से अधिक संपत्ति को अर्जित कर सके। तो रूसो यहाँ पर कहते हैं कि सामाजिक संविदा से मनुष्य जो है, यहाँ पर रूसो जो है सामाजिक संविदा की बात करते हैं कि सामाजिक संविदा से मनुष्य अपने प्राकृतिक स्वच्छंदता को और अपनी पसंद की सारी वस्तुओं को अपने कब्जे में लेने के असीमित अधिकार को खो देता है, लेकिन इसके बदले में उसे मिलती है नागरिक स्वतंत्रता और उसकी जो संपत्ति होगी उस पर उसका अधिकार मिलेगा। यानी कि इस संविदा से जो कब्जे का जो आधार था वो रुक जाएगा, क्योंकि संपत्ति एक ऐसी चीज़ है जिसके कारण मनुष्य जो है वह पथभ्रष्ट हो गया था। जैसा कि रूसो ने उस समय बताया था कि उसकी प्राकृतिक अवस्था में संपत्ति के प्रादुर्भाव होने के कारण सभी लोग जो हैं अधिक से अधिक संपत्ति को अर्जित करना चाहते थे, इसीलिए वहाँ पर कब्जे का आधार हो गया कि कब्जे के कारण कोई भी मनुष्य किसी भी वस्तु को अपनी ताकत से हथिया लेना चाहता था। तो संपत्ति का एक आधार, एक निश्चित अधिकार होता है और इसे सब स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पर इसी चीज़ को दूर करने के लिए, इसी जो सिचुएशन थी
जो प्रत्येक मनुष्य दूसरे मनुष्य का जो दुश्मन बन गया था, इसी चीज़ को दूर करने के लिए यहाँ पर जॉन लॉक रूसो कहते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, और इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि सभी व्यक्ति जो हैं यहाँ पर एक दूसरे को अपने प्राकृतिक अधिकार सौंप देते हैं। यहाँ पर रूसो के अनुसार ये जो संविदा है वो नागरिकों के बीच में ही हुई है, अर्थात जो ABCD हैं वो अपने पूरे प्राकृतिक अधिकारों को ABCD को ही सौंप देते हैं। अर्थात यहाँ पर कोई भी घाटे में नहीं रहता है, बल्कि प्रत्येक को लाभ ही होता है, क्योंकि अगर इनमें से किसी एक पर भी आक्रमण होता है तो पूरा समाज उसकी रक्षा करेगा। राज्य का हर नागरिक राज्य की संप्रभुता के एक अंश का स्वामी होता है। यहाँ पर रूसो जो है एक कोटेशन कहते हैं कि हर मनुष्य अपने को अन्य सब व्यक्तियों के हाथों में सौंप तो देता है, परंतु सच पूछा जाए तो वो पहले की तरह ही स्वतंत्र रहता है। यहाँ पर जो रूसो है वो इस संविदा को एक ऐतिहासिक घटना मानते हैं, और उनका ये कहना है कि यहाँ पर ये जो संप्रभु होगी, इस संविदा के पश्चात जो संप्रभु आएगा, जो सॉवरेनिटी होगी, वह एक जनप्रिय संप्रभुता और लोकतंत्री सरकार की आधारशिला पर ही होगी। और यहाँ पर रूसो ये कहते हैं कि यहाँ पर जो संप्रभु है उसकी जो सरकार है उसको दूसरों से शक्ति मिली हुई है, इसलिए हमेशा संप्रभु जनता की इच्छा के ही अधीन रहता है। तो यहाँ पर जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, यहाँ पर रूसो कहते हैं कि ये जो संप्रभु होगा इसको उसने एक नाम दिया है जिसको कहते हैं जर्नल विल, अर्थात समान इच्छा। तो यहाँ पर मैंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को हॉब्स, लॉक और रूसो तीनों के दृष्टिकोण में बताया है, और यहाँ पर आई थिंक आप समझ गए होंगे कि तीनों के बीच में बेसिकली क्या डिफरेंस है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।